हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2026 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 10 फरवरी 2026 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेट का सॉल्यूशन है ये 100वां है। ठीक है, यानी कि 100 सेट का सॉल्यूशन हम लोग इसके साथ ही पूरा कर लेंगे। इसके बाद बचेंगे एक सेट। ठीक है, 10 फरवरी 2026 का तीसरा शिफ्ट। तो एक क्लास और होगा, उसके बाद ग्रुप डी का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, मान लीजिए ए बी अल्फा और बीटा अभाज्य संख्याएं हैं। ए और बी के क्रमित युग्मों की संख्या n है, जहां 2 से बड़ी है ए से बड़ी है बी और बी से बड़ी है 50। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ए और बी है इनका वैल्यू 2 और 50 के बीच में है, और बी माइनस से 2 दे रखा है। साथ ही अल्फा और बीटा क्रमशः 50 से कम सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसका मान अगर हमें निकालना है तो हमें क्या चाहिए? पहले हमें n का वैल्यू चाहिए, और ये n क्या है? ये a और b के क्रमित युग्मों की संख्या है। और ये युग्म किस प्रकार के हैं? दोनों का डिफरेंस 2 है, और ये दोनों 2 और 50 के बीच में है। ठीक है, तो एक बात आप जानते होंगे कि अगर कोई क्रमित युग्म है अभाज्य संख्या के और उनके डिफरेंस 2 हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम। ठीक है, जुड़वा अभाज्य। तो आपको 2 से लेके 50 तक पता करना होगा कि टोटल कितने पेयर हैं, वही n का वैल्यू होगा। इसके बाद ये अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू होगा? देखिए, ये कह रहा है कि अल्फा जो है ये 50 से कम सबसे छोटी, तो 50 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 50 से कम? तो आप कहेंगे यहाँ पर 47। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको मिल गया है। तो यहाँ पर जरा रख के देखते हैं। ये तो n रहेगा ही, इसका वैल्यू हमें पता नहीं। और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 47, ये हो जाएगा 49। यानी आंसर जो भी होगा, आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये 49 का मल्टीपल यानी 7 का मल्टीपल होगा। जरा ऑप्शन चेक करें तो 7 × 5 = 35, ये नहीं है 7 का मल्टीपल, ये भी नहीं है। और 49, 3 तो कटेगा नहीं 7 से, तो ये भी नहीं है। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिटेल में निकालने के लिए आपको यहाँ पर ट्विन प्राइम खोजने होंगे कि 2 से 50 तक कितने हैं। तो शुरू करेंगे कहाँ से? ये 2 से बड़ी, तो उसके बाद है 3 और 5। देखिए डिफरेंस 2 का है तो ये ट्विन प्राइम है। फिर इसके बाद आएगा 5 और 7, इसके बाद 11 और 13। ठीक है, फिर 17 और 19, उसके बाद 19 से आगे जाते हैं तो 23 है, तो 19 और 23 के बीच 4 का गैप है, तो ये आएगा नहीं। फिर जाएंगे 29 और 31 में। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। इसके बाद आ जाएगा आपका 41 और 43, क्योंकि 31 के बाद जो अभाज्य संख्या वो 37 है, फिर 37 के बाद 41 है, तो गैप 2 से ज़्यादा है। और 43 से 50 तक जो है एक ही अभाज्य संख्या है, 47। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल हमारे पास 6 यहाँ पर पेयर मिले हैं। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। 49 से गुना कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 का 4 बचा 5, 24 5 29, 294। तो इस तरह से इसका डिटेल में सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। आगे, 37 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? तो समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है? n × n-3/2। n मतलब भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पर 37 भुजा है, तो यहाँ आएगा 37, फिर आगे 37 - 3 आएगा 34,
इसके बाद 2, 2 से काट देंगे 17 बार में, ठीक है। अब नहीं कटने वाला है, 7 सत्ते 49, इकाई अंक 9 आना चाहिए 2 ऑप्शन में, ठीक है। ये दोनों तो नहीं होगा, इसके बाद आप गुना कर सकते हैं, छोटा नंबर है, नहीं तो 17 का मल्टीपल देखिए, 17 चौके 68 लगाएंगे तो 4 बचेगा, 49 हो जाएगा। नहीं कट रहा 17 से, हटा देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बचेगा। आगे, यदि किसी घनाभ की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z वर्ग इकाई है तो घनाभ का आयतन कितना होगा, ठीक है। देखिए, अगर घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हो और आयतन पूछे तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, ये तीनों क्षेत्रफल को गुना करके वर्गमूल लेना रहता है, ठीक है, तीनों आसन्न फलक का। तो यहाँ पर x गुना y गुना z जो है हमारा रूट के अंदर आएगा और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, ठीक है। देखिए, सवाल बहुत छोटा है, इसने कहा है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज कितना है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 ही नंबर हैं, अब चाहे तो इसको झटपट में स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, आंसर लगा दीजिए, ठीक है, एवरेज निकाल के। लेकिन जरा सोचिए कि ये 5 की जगह पर अगर 50 नंबर रहता या फिर 100 नंबर रहता, ठीक है, कुछ भी, तो आप कैसे करते। तो उस स्थिति में आप स्क्वायर करके जोड़ नहीं पाते, तो उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। अगर फॉर्मूला पता नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो क्या होता है, आपको लगाना है n इंटू एन प्लस 1, इसके बाद 2n+1, ठीक है, और इसको 6 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा वर्गों का योग। लेकिन हमें निकालना है यहाँ पर एवरेज, तो आप जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल सम करते हैं, फिर कितने नंबर हैं या फिर कितने फ्रैक्शन है उससे डिवाइड करते हैं। तो ये तो हमारा सम हो गया। अगर इसको n से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये n क्या है, यहाँ पर n डिनोट करता है कि कितने यहाँ पर नेचुरल नंबर होने वाले हैं, ठीक है। तो n से जब इसको डिवाइड करेंगे तो n हमारा कट जाएगा, तो कुल मिला के एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा n+1 इंटू 2n+1 बटा 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक तो ये कि किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता नहीं है, वो क्या करेगा, अगर उसको ये पता है तो एक स्टेप पहले से उसको शुरू करना होगा। लेकिन किसी को ये पता है तो ये डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेगा। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, 5 नंबर है तो 5 1 6 कर देना है, गुना 5 दूना 10 1 11 बटा 6, तो 6 कट ही जाएगा, बचेगा क्या 11, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 660 रुपया में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वैल्यू कितना होगा, उसका सेलिंग प्राइस 80%, यानी ये जो 660 रुपया है ये 80% का वैल्यू है। हमें निकालना है अंकित मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू। क्या हम लोग इसको नहीं निकाल सकते, 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में, 4 से इसको आप काट दीजिए, ये 16 चौक 64 और 5 165 गुना 5 करना आपको, लास्ट में 5 आने वाला, 2 ऑप्शन है, ठीक है, गुना ही कर लीजिए, 800 हो जाएगा, इधर 25, यानी कि 825 जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, एक कार 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोई यात्रा 12 घंटे में पूरी कर सकती है, उसी दूरी को 63 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। कोई भी तरीका आप यहाँ पर लगा दीजिए। पहले तो ये ऑब्जर्व करिए कि चाल क्या हुआ, 42 से 63 हुआ, 1.5 गुना, तो समय क्या हो जाएगा, 1.5 से भाग करना पड़ेगा समय में, ठीक है। अगर इधर भाग होता तो इधर गुना करते, अगर इधर गुना हुआ है तो इधर क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो 12 को 1.5 यानी कि 3/2 से भाग करना होगा, 3 नीचे रहेगा, 2 ऊपर जाएगा, 3 से 4 बार में 4 दूना 8 घंटे यहाँ पर लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है।
आप दूरी भी निकाल सकते हैं, जैसे 42 के चाल से 12 घंटा चल रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगा 42 गुना 12। ठीक है, 42 गुना 12। अब इस दूरी को 63 के चाल से कवर करना, तो 63 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। तो कोई भी तरीका यहाँ पर कम से कम समय में आपको आंसर देगा, क्योंकि सवाल ही बहुत आसान है। आगे इसका और ए का एवरेज 18 है, तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि इन चारों का एवरेज 18 है। अगर हमें इन चारों का योगफल निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एवरेज को 4 से गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ 4 फ्रैक्शन है। तो 18 चौके 72 हमें मिल जाएगा क्या, योगफल। ठीक है, अगर टोटल योग में से इन तीनों का योगफल माइनस कर दें तो ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों को जोड़ के इसमें माइनस कर दीजिए। 20 10 30 36 हो गया, इधर 5 7 12 2 14, यानी कि 37.4 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, पॉइंट के बाद तो 6 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 11 में से 7 घटा 4 और यहाँ पर 3, 34.6। ऑप्शन नंबर डी। आगे 2 बॉल और 3 बैट की कीमत 84 है। 3 बॉल और 1 बैट की कीमत 63 रुपया है। 5 बॉल और 3 बैट की कीमत याद कीजिए। तो साधारण है, आप इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर सोचना नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखिए, बैट यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है। अगर इसको दूसरे वाले कंडीशन को हम 3 से गुना कर दें तो 3 बैट यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पर बॉल को x मान लीजिए और बैट को y मान लीजिए, तो ये इक्वेशन देगा आपको 2x + 3y = 84। और यहाँ से 3 बॉल है, 3 से गुना भी करना है, तो 9 बॉल यानी कि 9x + 3y। ठीक है, 3 बैट हो जाएंगे यहाँ पर, और रुपये कितने हो जाएंगे, 63 गुना 3, ये हो जाएगा आपका 189, 189। इसको कटाना है तो माइनस करना होगा। माइनस अगर करते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7x और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस का 105। 7 से x को काट दीजिए, 15 से 105 होता है, तो x का वैल्यू 15 आ गया। और y का वैल्यू कितना आएगा, 15 इसमें रख दीजिए, 30 जाके घटेगा, 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा y का वैल्यू। 5 बॉल निकालना है। बॉल को आपने x माना, x आया है कितना, 15, तो 15 × 5 = 75 रुपया बॉल का हो गया, और 18 × 3 = 54 रुपया इसका बैट का हो गया। तो कुल मिला के 120 9 129 रुपया इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे एक व्यक्ति 19 मिनट में 684 मीटर, 22 मिनट में 1078 मीटर और 31 मिनट में 2198 मीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल मीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि किसी भी यात्रा का अगर हमें औसत चाल निकालना है तो उसके लिए चाहिए क्या, कुल दूरी और कुल समय। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, हम निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड, तो कुल दूरी निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 10 16 + 21 3700, तो यहाँ हो गया राउंड फिगर में। उसके बाद आपका यहाँ पर 98 है, तो 2 इधर ले लीजिए, 100 हो जाएगा, 3800 हो गया। इधर बचा 76 और यहाँ 84, तो 76 4 80 80 160 हो गया, यानी कि उधर 3800 160 यानी 3960 मीटर का डिस्टेंस है। इसको डिवाइड करना आपको टोटल टाइम से। टाइम कितना हो रहा है, 19 मिनट 22 31, तो 19 + 31 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, अब 22 72, तो ये कट जाएगा, 18 से कट रहा है 4 बार में, 18 दूना 36, 18 दूना 36 0, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि 55। ठीक है, 55 मीटर प्रति मिनट इसका जो है स्पीड आएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे 2800 रुपये की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर किससे आपको गुना करना है प्रत्येक वर्ष, तो आप कहेंगे 20 1 21/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो पहले वर्ष 21/20 करेंगे,
दूसरे वर्ष भी 21/20 करेंगे। जितने वर्ष की बात यहाँ चले उतना आपको गुना कर देना है। तो यहाँ कुल मिला के 2 ही वर्ष है, तो इतना ही करना आपको। अब देखिए ये 400 से तो कटना है, यहाँ पर आपका 21 गुना 21 रह जाएगा, यानी 9 का मल्टीपल है। ठीक है, 21 में भी 3 है, 21 में भी 3 है, तो 3 तिया 9 का मल्टीपल हुआ। ये नहीं है 9 का मल्टीपल, ये है 12, इधर हो गया 6 18, ये भी है 4 3 7 7 14, ये नहीं है। अब दो ऑप्शन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर 400 से इसको काटेंगे तो 7 बार में, 7 1 7 1 7 आ रहा है इकाई अंक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सारे तरीके आपको आने चाहिए। आगे, यदि किसी संख्या के 3/5 के 80% का 60% 216 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। लिखते जाइए। संख्या x अगर है तो इसका 3/5 कितना है, 3/5 का 80%, 80% मतलब 4/5। ठीक है, और इसका 60% मतलब 3/5 बराबर है कितना, 216। कटा लीजिए, आपका आंसर हाथ में होगा। 4 तिया 12 तिया 36 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 पंचे 30, पंचे 150, पंचे यानी कि 750। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, लॉजिकली सोचेंगे तो सवाल का आंसर आप 5 सेकंड के अंदर देंगे। कैसे, देखिए। पहली बात तो ये कि जो भी संख्या आएगी उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, फिर ये दोनों को गुना करके आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 6 गुना करेंगे, 4 बनेगा इकाई अंक। 4 इकाई अंक वाले किसी संख्या का अगर आप वर्गमूल लेते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9 तो आएगा नहीं, 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, 9 आएगा इकाई अंक। तो ये 2 इकाई अंक वाले आएंगे निकल कर। अब इसमें भी देखिए 34, ये 17 दूना 34 होता है, 17 का मल्टीपल है, और ये 17 जो है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसमें भी ये भी 17 का मल्टीपल होगा, तो ये 17 आनी चाहिए बाहर, तो 17 का मल्टीपल भी तो आंसर होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन 17 का मल्टीपल है, ये 112 नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर होगा। और इसको अगर आप बनाना चाहते हैं डिटेल में तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 34 गुना 306। स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ेगा, 34 मतलब तोड़ते जाइए, 17 गुना 2, 306 से 17 अलग करेंगे, उसके बाद कितना बचेगा, 17 1 का 17 जाएगा, 17 अट्ठे 136। तो देखिए 17 का पेयर बना, 17 आएगा बाहर, 2 गुना 18 36 हुआ, 36 का वर्गमूल 6, तो 17 छके 102 आपका डिटेल में आंसर आएगा। आगे, पानी की एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। टंकी में नियत दर से पानी भरा जाता है। टंकी को पूरी तरह भरने के बाद तल में दरार के कारण 5% पानी का रिसाव हो जाता है। शेष पानी को एक अन्य बेलनाकार टंकी में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 5 मीटर है। दूसरी टंकी में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल को पढ़ने से लग रहा होगा सवाल बहुत आसान है, और सच में सवाल आसान ही है। देखिए पहले तो कि ये जो बेलनाकार टंकी इसका आयतन क्या है, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर है 7, 7 का स्क्वायर 49 पड़ेगा यहाँ, इंटू एच है 10, तो ये टोटल वॉल्यूम होगा। लेकिन इसने कहा है कि 5% पानी जो है वो लीक कर जाता है, तो बचेगा टंकी में कितना पानी, 95%। यानी कि अगर फ्रैक्शनल बात करें 95% का, तो ये हो जाएगा 19/20। ठीक है, यानी इतना ही पानी है हमारे पास। अब इसी पानी को दूसरे टंकी में भेजना है, और उस टंकी का जो आधार का त्रिज्या वो 5 है। अगर इस टंकी का हम लोग आयतन निकालें तो क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर एच लगाना होगा। तो पाई इंटू आर है 5, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और एच का वैल्यू हमें निकालना है, तो इक्वल करके यहाँ से एच का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो पाई तो पहले उड़ेगा, इसके बाद आप देखें तो यहाँ से 2 बार में ये जाएगा, अब नहीं कटने वाला है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये 49 गुना 19, और नीचे आएगा 2 गुना 25 50। ठीक है, तो यहाँ पर आप इकाई अंक
यहाँ पर 5 से काट देंगे 10 बार में, 5 से ये अगर काटें तो 5×9 = 45 जाएगा और 5×8 = 40, यानी 9.8 आ रहा है। तो ये बात देखिए कि अगर हम यहाँ पर ये 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगा 0.98। इसको गुना करना आपको 19 से, तो आप बताइए आंसर किसके नज़दीक होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 19 से थोड़ा सा ही कम होगा। ठीक है, कितना कम? 19 दूना 38, यानी कि 0.38 इतना कम होगा। अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा है? ये है 18.62। अगर आप 19 में ये माइनस करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, और ये किस तरह से किए हैं आपको सोचना है, अन्यथा आपको क्या करना है, दोनों को गुना करके फिर इसे डिवाइड कर देना। आगे, 10 कुशल व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 10 अर्ध कुशल व्यक्ति उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 कुशल व्यक्ति और 6 अर्ध कुशल व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पर कुशल व्यक्ति कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पर अर्ध कुशल व्यक्ति कितने हैं? ये भी 10 हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या बराबर है। तो हम लोग कुशल, ये कुशल व्यक्ति को आप क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। ठीक है, और जो अर्ध कुशल है इसको मान लीजिए बी है, ताकि लिखने में आसानी हो। तो ए और बी का अगर टाइम देखें तो इसको लगेगा 8 दिन, तो बी को लगेगा 12 दिन। तो ये टाइम आया। अगर इफिशियंसी का हमें रेशियो निकालना होगा तो क्या करना है? इसका रेशियो लेके उल्टा कर देना है। तो 4 दूना 8 जाएगा, 4 तिया 12 जाएगा, यानी कि अगर उल्टाएंगे तो 3 यहाँ 2 यहाँ भेजना होगा। तो इनका एफिशिएंसी 3:2 में होगा। अब निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर निकालें तो यहाँ से आपको प्रारंभ करना होगा। 10 कुशल व्यक्ति हैं। ठीक है, आप अकुशल से भी निकाल सकते हैं या अर्ध कुशल से, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ 10 कुशल व्यक्ति हैं और इसका एफिशिएंसी 3 है। 3 से गुना करेंगे और इनको लग रहे हैं 8 दिन, तो 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब इस वर्क को करने वाला कौन है? 4 कुशल और 6 अर्ध कुशल। एक कुशल 3 करता है तो 4 कितना करेगा? 12 प्लस 6 अर्ध कुशल है, एक अर्ध कुशल 2 करता है तो 6 मिलके कितना करेगा? 12। तो कुल मिला के 12 + 12 24 यूनिट एक साथ काम होगा। तो 24 से डिवाइड कर देंगे, 8 या 24 से 24 काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर दे रखा है। आगे, एक पाइप एक टैंक को 2 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना मिनट लगेंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे आप? इफिशिएंसी निकालिए। ये मान लीजिए पहला टैंक ए है, ये इसको 2 मिनट में भरता है। दूसरा पाइप बी है जो इसको 4 मिनट में जो है खाली कर देता है। तो ये है टाइम का रेशियो। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये 4:2 आएगा, कटाने के बाद ये 2:1 मिलेगा आपको। ठीक है, ये इफिशिएंसी का रेशियो है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब निकालिए टैंकी का कैपेसिटी। किसी से भी आप निकाल सकते हैं। अगर ए से निकालें, यानी कि ये भरने वाला है, तो 2 मिनट इसको लगते हैं और इनका एफिशिएंसी 2 है, 2 से गुना करेंगे तो ये टंकी का कैपेसिटी होगा। अब इसको कौन भरने वाला है? दोनों पाइप एक साथ मिल करके। तो दोनों जब एक साथ चलेगा तो कितना काम होगा? 2 + 1 3 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा दूसरी पाइप खाली करने वाली। ठीक है, इसको आप यहाँ पर नेगेटिव लगा दीजिए। तो 1 यूनिट भराएगा जब दोनों साथ में काम करेगा। तो कुल मिला के 4 मिनट यहाँ पर इसको लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, 12,405 रुपया को पी, क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके संबंधित हिस्से में से 53, 88 और 76 रुपए की कटौती की जाए तो उनके पास इस अनुपात में धनराशि बचती है। क्यू और आर के मूल हिस्से में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको झटपट में मल्टीपल से आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि ये सवाल का कंडीशन देखिए अलग है। क्या पूछ रहा है? क्यू और आर के डिफरेंस।
तो क्यू अगर देखें तो ये है, आर ये है, डिफरेंस कितना आ रहा है 11 यूनिट, और टोटल जोड़ के कितना हो रहा है 35,944। कटाने के बाद देखिए ये 11 हट जाएगा, ठीक है, 11 से एक बार में, 11 से 4 बार में, तो ऊपर आप 11 का मल्टीपल देखेंगे झटपट में आंसर गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको 1/4 हिस्सा निकालना है किसका। टोटल रुपया है 12,405, उसमें से प्रत्येक के हिस्से से इतना कटौती भी किया गया 53, 88, 76, और कटौती करने के बाद इस अनुपात में बांटा गया है। तो ये जो कटौती है ये जोड़ के आप माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 5, 8, 13, 6, 13, 7, 20, 200 रुपया इधर हो गया, 6, 8, 14, 3, 17, यानी 217 रुपया जो कटौती है वो पहले माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद का वैल्यू क्या होगा, ये आपका 8, यहाँ पर भी 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर एक बचेगा 12, तो 12,188 रुपया बच गया। इसमें से डिफरेंस अगर निकालें तो 1/4 निकालना होगा। कटाइए इसको, 4 से काटेंगे तो 4 तिया, यहाँ पर लिख देते 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 3,047 आया। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर तो नहीं है, तो क्या होगा, ये देखिए, ये जो कटौती हुआ है तो उसमें भी तो डिफरेंस है। ये 88 रुपया घटाया, इसका घटाया 78 रुपये, 76 रुपया, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना का 12 का, तो ये डिफरेंस आपको लाके इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 30,59, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से डायरेक्ट आपको कब जोड़ना है, जब जिसका हिस्सा यहाँ पर ज़्यादा है उससे ज़्यादा कटौती हुआ है। देखिए 20 यूनिट है, 88 कटौती हुआ, इसका 9 यूनिट है यानी कम है, इसका 76 ही कटौती हुआ। तो यहाँ बात जो है सीधा सीधा है, कम हिस्सा कम कटौती, ज़्यादा हिस्सा ज़्यादा कटौती, तो उस केस में आपको यहाँ पर डायरेक्ट ला के जोड़ देना। अगर कम ज़्यादा रहता है यहाँ पर तो फिर आपको अलग तरीके से इसको सॉल्व करना होता, ठीक है। आगे, एक दुकानदार 500 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और उसकी पैकेजिंग पर 50 रुपया खर्च करता है, फिर वह उसे ग्राहक को 10% के लाभ पर बेच देता है। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल में कुछ नहीं है, 500 में खरीदा, खर्च किया 50 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस इसका पड़ गया कितना का 550 का। अब इस पर यह 10% का प्रॉफिट लेगा, 10% मतलब 55 रुपया, जोड़िएगा तो 605 रुपया आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 2 व्यक्ति है, फादर है और सन है। इसने कहा है 5 वर्ष बाद का कंडीशन में कि व्यक्ति जो है अपने पुत्र की 3 गुनी होगी, यानी सन अगर 1 यूनिट का होगा तो फादर 3 यूनिट का होगा। देखिए इस तरह के सवाल में आपको रेशियो खोजना है, चाहे बाद में मिले या पहले मिले, तो रेशियो आपको खोज लेना, फिर आसान सवाल बन जाएगा ये। तो यहाँ पर बाद का कंडीशन में रेशियो था तो हम लोग यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर इसने कहा है कि योगफल दोनों का वर्तमान में 50 वर्ष है, लेकिन हमें तो 5 वर्ष बाद का रेशियो पता है, तो इनका योगफल भी ले चलिए 5 वर्ष बाद, कितना हो जाएगा 10, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 व्यक्ति है, 5 वर्ष बढ़ा रहे हैं तो दोनों को बढ़ाना होगा, कुल मिला के 10 जोड़ना होगा, तो 60 वर्ष योगफल आएगा। अब सीधा हो गया सवाल। रेशियो में योगफल 4 है, जबकि एक्चुअल में योगफल हमने निकाला 60 वर्ष, 15 गुना है। सन का निकालना है, 1 यूनिट का वैल्यू 15 हो जाएगा, लेकिन ये जो रेशियो था ये 5 वर्ष बाद का था, आपको निकालना है वर्तमान में, तो क्या करना होगा उसके लिए 5 माइनस करना होगा, तो 10 वर्ष जो है वर्तमान में पुत्र की आयु है। ऑप्शन नंबर सी। आगे, एक गांव की जनसंख्या 10,500 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या इतना हो जाती है। प्रारंभ में गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर था। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इसने दोनों का डिफरेंस ही पूछ लिया। अगर पूछता कि पुरुष कितने हैं या फिर पूछता महिलाएं कितने हैं तो कोई और तरीका लगाते, लेकिन जब डिफरेंस या योगफल पूछ ले तो आपको सीधा सीधा एलिगेशन यहाँ पर लगा देना। आप जानते हैं इस तरह के सवाल में एलिगेशन लगता है। तो मेल है फीमेल है,
मेल में वृद्धि है 10%, फीमेल का अगर देखें तो 15% का वृद्धि है। और ओवरऑल वृद्धि कितना है, 10,500 से इतना हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, इधर हो गया आपका कितना 1,000, इधर 218, यानी कि 1,218 का वृद्धि है किसके ऊपर, 10,500 के ऊपर। तो ये कितना परसेंट है, ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। जीरो तो काट देंगे, 21 पंचे 21 से ये 5 बार में बचा कितना, 16 168 हुआ, 21 अट्ठे होता है, 5 इसको अगर कटाएं तो 11 पच्चे 55, 5 छः के 30, यानी 11.6% ओवरऑल इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। तो ये वैल्यू कहाँ आएगा, बीच में यहाँ पर 11.6%। अब जब एलिगेशन लगा रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। तो आएगा कितना डिफरेंस, इसको अगर आप घटाते हैं तो 11 4 15 यानी कि 3.4 आएगा, और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो 1.6 आएगा। कटा लीजिए, 2 से 8 बार में कटेगा, 2 से 17 बार में, यानी कि 17:8 में जो है इन टोटल जनसंख्या में पुरुष और महिलाएं थी। अब डिफरेंस पूछ रहा है, तो 10,500 टोटल जनसंख्या है, इसमें डिफरेंस है 9 का, और नीचे आएगा टोटल 17 8 25। तो 25 से तो ये कटना ही है, 9 रह जाएगा, 9 का मल्टीपल खोजिए, 18 ये 9 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे इन तीनों का HCF याद कीजिए। ठीक है, देखिए HCF या LCM जब भी पूछे हमेशा आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो 3 है, 6 है, 2 है, 12 है। हम पहले चेक करेंगे 3 का मल्टीपल है क्या ये नंबर, 8 4 12 1 13, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो जितने भी ऑप्शन 3 के मल्टीपल हैं वो आंसर नहीं हो सकते, तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, आंसर आपका खुद ब खुद निकल कर सामने आ गया। ठीक है, आगे एक कार की कीमत पहले वर्ष में 10% कम हो जाती है और फिर दूसरे वर्ष में 10% बढ़ जाती है। यदि कार की प्रारंभिक कीमत 25,000 रुपया थी तो दोनों परिवर्तनों के बाद उसकी अंतिम कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा तरीका यहाँ लगाया जाए कि सवाल जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो आप कहेंगे कि अगर ये जो वृद्धि और कमी प्रतिशत है ये दोनों सेम रहता है तो हम इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करते हैं, -R²/100 इतना परसेंट का जो है होता है। तो रेट यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1% आएगा, मतलब 1% का कमी हो जाएगा। तो 25,000 में 1% घटा दीजिए, तो 25,000 का 1% कितना होगा, 250। 250 आप माइनस करेंगे तो 24,750 इसका वैल्यू बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे एक दुकानदार निम्नलिखित 4 स्कीम प्रदान करता है, चारों स्कीम यहाँ पर दे रखा है। ग्राहक के लिए कौन सी स्कीम सर्वोत्तम है, तो आपको एक एक करके चेक करना है, लेकिन दौड़ाना है नज़र पहले चारों ऑप्शन पे। ये देखिए 28 और 28 के 2 क्रमिक छूट है, यहाँ 35 का 1 छूट है, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा डिस्काउंट हुआ, तो आप कहेंगे ये हुआ। ठीक है, तो सी को हटा देंगे। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ग्राहक के लिए कौन सी स्कीम सर्वोत्तम है। ग्राहक का अगर पूछे सर्वोत्तम तो इसका मतलब डिस्काउंट मैक्सिमम होना चाहिए। अगर यहाँ पर कहता दुकानदार तो डिस्काउंट मिनिमम आपको रखना पड़ता, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको खोजना है, तो ये तो हट गया। इसके बाद ये बचा एक खरीदे 4 मुफ्त पाए, इस पर कितना परसेंट का डिस्काउंट होगा, तो 4 फ्री है, टोटल हम पे कर रहे हैं 4 1 5 का, तो 4/5 यानी कि 80% का यहाँ पर डिस्काउंट है। अगर ये 80 है तो 28 के 2 क्रमिक छूट से भी 80 नहीं पहुँचेगा, हटा देंगे। 27 + 26 से भी आपका 80 नहीं पहुँचेगा, ये भी हटाइए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ मिलने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो बी वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, और ये बी वाला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये करेक्ट होगा। आगे यदि tan थीटा 3/4 है, थीटा एक न्यून कोण है, तो cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या सवाल पूछा है, क्या हो जाएगा, कॉस होता है h/p, h होगा 5, p होगा 3, 5/3 आपका करेक्ट आंसर है।
10 होता है P बट्टा B। अगर 3 4 है तो H हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर H का वैल्यू 5 लेंगे, P का वैल्यू यहाँ से 3 लेंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, जहाँ x y और z में से कोई भी जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जिसका मान ज्ञात करना है उसको तो हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर ही सकते हैं। अगर इसको जोड़ लें एलसीएम लेकर के, तो एलसीएम आने वाला है आपका एक्स वाई जेड। डिवाइड करेंगे यहाँ से तो x मिलेगा, x गुना x स्क्वायर करेंगे तो x का क्यूब होगा। सेम दोनों में होगा, बाकी में y का क्यूब, उसके बाद z का क्यूब। अब देखिए ऊपर वाला चीज़ क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और तीनों का योगफल जीरो है। आप जानते हैं अगर योगफल जीरो रहे तो क्यूब में योगफल क्या होता है, 3xyz, यानी कि 3xyz ये हो जाएगा, और नीचे है xyz, तो ये कट के आंसर बचेगा केवल 3। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है। आगे, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है, अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर गुना हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 दूना 6, डिवाइड करना है 2 की पावर 4 से, तो क्या हो जाएगा भागफल 2 की पावर 2। ठीक है, चाहे आप कटा लीजिए या फिर यहाँ पर घातांक का नियम लगा लीजिए। आधार बराबर रहता है तो पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। किस कंडीशन में, जब दोनों भाग में रहे। तो यहाँ भाग में तो 6 में से 4 माइनस करके 2 यहाँ पर लिख देंगे। याद रहे कि गुना में जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ये। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हमारा करेक्ट आंसर। आगे, ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।